प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड ने अब 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया हर एक पेपर में। जहां तक लैंग्वेज पेपर की बात है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मैथिली हो या संस्कृत हो, इसमें अब 50% मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। यानी आपको 100 मार्क्स का पेपर देना है तो 50 नंबर पहले ऑब्जेक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही मैं आपको सैंपल के तौर पर एक आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो बताने वाला हूँ। आप यकीन करें कि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड आपसे पूछ सकता है वो सारा क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया है। लगभग 75 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में और किसी को भी रिपीट नहीं किया गया है। और मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है, उस स्ट्रैटेजी को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखो, मैंने जब बिहार बोर्ड के इस पर गौर किया, इसके पैटर्न पे, इसके ट्रेंड पे, तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर कोई बच्चा इसको, इस ऑब्जेक्टिव को 3 तरीके से अगर कंप्लीट करता है, पढ़ता है, तो फिर ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स भी उससे मिस नहीं होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव की सीरीज है, चाहे आपके रेनबो बुक की हो, प्रोज की हो, रेनबो में प्रोज और पोइट्री दोनों आता है, चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो, चाहे आपका ग्रामर हो, या फिर आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, इसी 4 से आता है ना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसी 4 से आता है या नहीं आता है। इसी 4 से आता है, क्योंकि ये दोनों बुक जो है ये तो आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई। ये दोनों जो सेक्शन है, प्रोज और पोइट्री, आपकी जो टेक्स्ट बुक रेनबो है उसमें हो गया। उसके बाद आता है आपका ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाले पोर्शन के बाद जो है आपका आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये आपकी टेक्स्ट बुक 1 है और ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक 2 है। तो 2 ये हो गया और एक ग्रामर हो गया। मैं इन सभी का आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो मैंने अभी सेट किया है आपके लिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, यानी जैसे आप रेनबो पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव करो राइटर के बारे में। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा है, तो आपसे सवाल आएगा कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को कब से कब तक डोमिनेट किया, उनको लविंगली, प्यार से हम क्या कहते थे, किस नाम से वो पॉपुलर थे, किसने उसको गोली मारी थी, वो किस जर्नल से एसोसिएटेड थे, जुड़े थे। तो ये उनके जो मेन वेपन्स थे, मुख्य हथियार, वो कौन कौन से थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे आएंगे। अगर आप पढ़ेंगे स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो के बारे में, तो जॉन डन के बारे में क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ कि जॉन डन को हम कैसा पोइट कहते हैं, मेटाफिजिकल पोइट कहते हैं, वो कितने साल की उम्र में पुजारी बने थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, किस कंट्री या किस सिटी से वो बिलोंग करते थे। उसके बाद वो कौन से ऐसे पोइट हैं जिनको जेल की हवा खानी पड़ी थी, उन्होंने अपने पैटर्न्स के नीस से शादी कर लिया था, भतीजी से, जिनके यहाँ वो रहते थे। तो ये सारे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स किसकी लिखी हुई किताब है। तो ये सब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा जॉन डन के बारे में। तो अबाउट राइटर या अबाउट पोइट ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर की तरफ या पोएम की तरफ। तो अबाउट चैप्टर में कि आपको चैप्टर के अंदर से एक एक लाइन को समझना पड़ेगा। आपका काम नहीं उसको समझना पड़ना, हम आपके लिए वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन निकालेंगे। जैसा कि अभी मैं ये चैप्टर आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बताने वाला हूं, आप उसमें देखेंगे। और तीसरा है पी वाई क्यू। भाई पी वाई क्यू चूंकि रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और आपके लिए मैंने मेहनत पहले ही कर लिया है। मेहनत क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सपोज अभी अगर मैं ये चैप्टर आपको कराने वाला हूं, तो इस चैप्टर से 2018 से लेकर 2024 तक का जितना भी सवाल पूछा गया होगा, वो सारा सवाल आपको यहां पर दिखेगा। जी। तो इसलिए आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि ए टू जेड स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि बहुत क्वालिटी कंटेंट आप पढ़ने वाले हैं। अब टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये प्रोज सेक्शन में पढ़ता है, हम इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 है।
इसके बाद फिर चैप्टर 2 आएगा, 3 आएगा। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल में, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ओके इंग्लिश एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, शेयर करिए दोस्तों से, और साथ ही आप जाकर ऐप इंस्टॉल करके फ्री स्टडी मटेरियल में भी जुड़िए। वहां हर दिन 10 क्वेश्चन क्विज के तौर पे दिया जाता है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं, नो योर राइटर की तरफ आते हैं, यानी आप अपने राइटर को जानिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे राइटर के बारे में होंगे। और सबसे बड़ी चीज आप देख रहे होंगे, इसका चूंकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा, एक कॉर्नर में इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। मुझे इसका मतलब नहीं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको चूंकि इसका पीडीएफ दिया जाएगा तो वहां पर आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, इसलिए हमने पीडीएफ पर ये आंसर डाल दिया है हमारे कोर्स में भी, हर एक चैप्टर में। और आपको अगर टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ जाएगा तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए। तो आपको मालूम है कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उनकी डेथ कब हुई। उनकी डेथ हुई 30 जनवरी 1948 को। आपको मालूम है कि नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी। ओके दूसरा क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी की डेथ कब हुई, 30 जनवरी 1948 को। ही वॉज एसोसिएटेड विद, देखो एसोसिएट का मतलब होता है संबंध होना किसी चीज से, ठीक है। वो किससे संबंधित थे। जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, कौन सी पत्रिका से जुड़े हुए थे वो। तो उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका थी, इस पत्रिका के लिए ये आर्टिकल लिखा करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज पर राज करना, उन्होंने राज किया, है ना। किस पर, भारतीय राजनीति पर। कब से कब तक, 1915 से 1948 तक। आप कहेंगे ऐसा क्यों। तो 1915 में क्या खास था, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और उसके बाद वो एक्टिव हो गए थे यहाँ की पॉलिटिक्स में, और पहली बार हमारे बिहार में ही आए थे 1917 में चंपारण में, और 1948 में इनकी डेथ हुई थी। तो अपने डेथ तक ही इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। ये सबसे बड़ा चेहरा थे आजादी के। ही वॉज मोर अ डॉट डॉट देन पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब है राजनेता, वो राजनेता नहीं थे। राजनेता होने से ज्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता। लोगों से उनका दिल से संबंध था, जुड़ाव था, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। ऑल्सो ही इज पॉपुलरली नोन एज, लेकिन इसके अलावा मतलब लोकप्रिय नाम जो उनका है, वो किस नाम से जाने जाते हैं लोगों के बीच, आम जन के बीच, तो बापू के नाम से जाने जाते हैं। हिज मेन वेपन्स, वेपन्स कहते हैं हम हथियार को। उनका जो मेन वेपन था वो एक तो ट्रूथ था, जिसको हम सत्य कहते हैं, और दूसरा अहिंसा। तो इस अहिंसा को हम इंग्लिश में नन वायलेंस कहते हैं। आगे चलिए। नेक्स्ट है ही वॉज एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड का मतलब होता है कत्ल करना। क्या है, कत्ल करना बाई अ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है एक कट्टरपंथी के हाथों उनका कत्ल हुआ, उनको एसेसिनेट किया गया। वैसे शूट ये सही वर्ड होगा क्योंकि उसने गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं, आत्मकथा को कहते हैं। आत्मकथा किसको कहते हैं, किसी के जीवन की कहानी जो वो खुद लिखता है। मतलब गांधी जी ने अपने जीवन की कहानी, एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें उन्होंने लिखा है, और उस किताब में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है आपके सिलेबस में, जो पहला चैप्टर है, मतलब उस किताब का एक टुकड़ा, एक लेख। तो वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, जो उनकी आत्मकथा है। आगे चलिए। ये जो एग्जिस्टिंग चैप्टर है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वो किस किताब से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। इस चैप्टर में उन्होंने कंपेयर किया है, तुलना किया है, किसका, भारतीय सभ्यता का। किस सभ्यता से, तो पश्चिमी सभ्यता से। पश्चिमी सभ्यता को इंग्लिश में वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इस चैप्टर का थीम क्या है, इसमें दो देशों को की तुलना की गई है, या दो सभ्यताओं की तुलना की गई है, या दो किताबों की तुलना की गई है, या दो हिस्टोरिक साइट मतलब ऐतिहासिक स्थल की तुलना की गई है। तो सही जवाब होगा, उन्होंने इसमें दो सभ्यताओं की तुलना की। राइटर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने कर लिया। और एक जानकारी आपको देनी थी कि 12th के लिए हमारी किताबें पूरे बिहार में मौजूद हैं।
बुक रिलेटेड इंक्वायरी अगर आपको करनी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे मिलेगी, तो ये नंबर है। बिहार बोर्ड के लिए हमारी 4 किताबें हैं। पहली किताब है रेनबो राइडर, ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक है। इसमें समझो कि ये किताब है कि इसके बाद आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये जो बुक है ना, आप जो क्लासरूम में पढ़ने जाते हो इंग्लिश को, तो टीचर जो पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीजें आपकी इस किताब में लिखी हुई हैं। वर्ड बाय वर्ड इस किताब को हिंदी किया गया है। और साथ ही जो पोइट्री सेक्शन है, जिसको समझाने में अच्छों अच्छों की हालत खराब हो जाती है, उसको बड़े आसान हिंदी भाषा में एक्सप्लेन कर दिया गया है। बहुत अट्रैक्टिव है। आपको सैंपल चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो वो दे दिया जाएगा। और इम्पल्स, ये हमारी ग्रामर की बुक है, स्पेशली +2 के लिए। ये +2 इंग्लिश ग्रामर है। बिहार बोर्ड 12th के लिए आज तक ग्रामर की किताब नहीं बनी। आर के सिन्हा, केपी ठाकुर, पीपी सिन्हा, आरपी सिन्हा, इन सब एके सिंह, इन लोगों की जो किताबों को पढ़ते हैं आप, तो वो कॉमन ग्रामर की बुक है, +2 के लिए स्पेशली नहीं है। उसमें अगर आप ये देखेंगे कि 2018 में 10th का कौन सा सवाल पूछा, तो ये किसी भी ग्रामर की बुक में नहीं, चाहे वो केपी ठाकुर हो, आरपी सिन्हा हो, आर के सिन्हा हो, कोई भी हो। लेकिन ये जो बुक इम्पल्स आपको मिलेगी ना, 18 से लेके 24 तक का अपडेट किया हुआ हर एक टॉपिक है, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। अगली बुक है तरंग, पूरा 100 मार्क्स हिंदी की बुक है। मीजान अदब 100 मार्क्स उर्दू की बुक है। आगे चलिए, पूरे बिहार में ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन आप चाहें तो भी मंगा सकते हैं। अब हम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब जितने भी सवाल आएंगे ना इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ बुक के अंदर के आएंगे। आपने राइटर के बारे में ऑब्जेक्टिव कर लिया, अब बुक का ऑब्जेक्टिव करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। किस तरह का प्रोज पीस है ये? स्टोरी है, स्पीच है, एस्से है या ड्रामा है? तो ये एक एस्से है, यानी लेख है। व्हाट वाज दैट, वो कौन सी चीज थी जिससे हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज संतुष्ट थे? तो वो हमारे गांव में संतुष्ट थे, वो शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर नाम की किताब है, इसको एडवर्ड गिबन ने लिखा है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन दे दिया जाएगा, खाली जगह छोड़ दिया जाएगा, ये किताब के अंदर से होगा, चैप्टर के अंदर से होगा ये। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभ्यता चरित्र का वो पहलू है जो हमें जो इंसान को बताता है उसके कर्तव्य का रास्ता, है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि सरफेस स्टडी से काम नहीं चलने वाला है, ऊपर ऊपर पढ़ाई से, शैलो स्टडी से काम नहीं चलेगा। आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जब चैप्टर के अंदर से सवाल आएगा तब आपको दिक्कत होगी बनाने में। और हमने जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया है ना आपके लिए, वो किताब के एक एक लाइन से तैयार किया है। द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट इट रिमेन्स। ये जो भारत की खूबसूरती है ना, ग्लोरी का मतलब होता है बेटा खूबसूरती। मैं एक एक वर्ड हिंदी लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि आपको मुश्किल हो सकती है उसमें। तो ये जो खूबसूरती है ना भारत की, वो ये है कि ये अटल है, इमूवेबल है। पुअर फेरोज, देखो इसको बहुत सारे लोग फराउज पढ़ते हैं, फराउज नहीं, ये फेरोज है। आप जाइए, प्रोनाउंसिएशन देखिए गूगल पे। द फ्री डिक्शनरी नाम का एक ऐप है, द फ्री डिक्शनरी। जाओ वहां पर इस वर्ड को डालो, और उसके बाद वहां पर एक तुम्हें मिलेगा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और एक मिलेगा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जो ये इसको चाहो तो इसको सुनो, इसको चाहो तो इसको सुनो। हम द फ्री डिक्शनरी ही यूज करते हैं। हु वर फेरोज, फेरोज कौन थे? तो एम्पेयर्स ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट के सम्राट थे, शासक थे। इजिप्ट कहते हैं मिस्र नाम का एक देश है, अफ्रीका में पड़ता है। व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है? तो गुड कंडक्ट यानी अच्छा चरित्र। गांधी जी के शब्दों में माइंड क्या है? तो माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी रेस्टलेस बर्ड, बेआराम चिड़िया है, बेआराम परिंदा है। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, भारत की जो सभ्यता है वो पूजा करती किस चीज की? तो वो मोरालिटी की पूजा करती है। मोरालिटी का मतलब है नैतिकता। आगे है, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपैगेट? हाँ, प्रोपैगेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। पश्चिमी सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देती है? तो वो इमोरलिटी को बढ़ावा देती, अनैतिकता को बढ़ावा देती। भारतीय सभ्यता नैतिकता को, मोरलिटी को, लेकिन पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को। हैप्पीनेस, ये जो खुशी है ना, वो मेंटल कंडीशन है। इंसान मानसिक रूप से जो खुश है वही खुश है। सेक्रीफाइस मतलब त्याग जो है, वो सोल एम है, मतलब ओनली एकलौता उद्देश्य है। किस चीज का? तो भाई किन का? तो ऋषियों का।
ऋषि का एकलौता उद्देश्य क्या होता है? जो ऋषि मुनि होते हैं, संत साधु होते हैं, उनका एकलौता उद्देश्य होता है कि भाई त्याग करना है। अच्छा, ये बहुत हिट क्वेश्चन है वीवीआई। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब भारत के लिए क्या है? भारत के लिए यूरोपीय सभ्यता का क्या अर्थ है? तो यही अर्थ है कि अगर आपने यूरोपीय सभ्यता को कॉपी किया ना, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, रीन हो जाएंगे आप। आगे चलिए। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, यानी नैतिकता को का अगर आप पालन करते हैं, तो इसका मतलब है कि नैतिकता का पालन करने के लिए आपको आपके माइंड और पैशन दोनों पर नियंत्रण रखना होगा, उस पर मास्टरी करनी होगी आपको। एथिक सिविलाइजेशन वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये जो एथिक सिविलाइजेशन है ना, ये बिलोंग करती है ग्रीस से, यानी यूनान से। गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको पाना बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू फाइंड। हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व, जो भारतीय सभ्यता है, उसने बहुत मार्वेलस मतलब बहुत शानदार खोज किया है किस चीज के मामले में? धर्म के मामले में, भाव के मामले में और आत्मा के मामले में। वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब है नकल करना, कॉपी करना, अपनाना। किसको नहीं अपनाना चाहिए हमें? तो वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए। द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब आप जानते हैं, प्रवृत्ति, नेचर, प्रकृति। ये जो भारतीय सभ्यता है ना, उसकी प्रकृति क्या है? तो वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। पुराने दिनों में, एंशियंट डेज, प्राचीन काल में, ये जो कॉमन पीपल थे हमारे, जो आम लोग थे, आम जन, तो वो किस चीज को एंजॉय करते थे? जो पहले के लोग थे हमारे पूर्वज, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। मतलब स्वदेशी आंदोलन, मतलब स्वशासन जिसको कहो, कि घर की बात घर में रहे। कोई मामला हुआ गांव में, पंच बैठ के फैसला कर देगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा। इसी को ट्रू होम रूल कहते हैं। कौन कहता है कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है? तो गांधी जी कहते हैं। आगे, हम लोगों ने बहुत सारी चीज लिया है पश्चिम से। क्या किया है? बोरो किया है। बोरो करना, लेना। कुछ तो है हिंदुत्व में जिसने इसको क्या कर रखा है? तो जिसने इसको जिंदा रखा है, केप्ट इट अलाइव। हमारे पूर्वज ने डिसवर्डेड, डिसवर्डेड का मतलब होता है रोकना, हमें रोका है। किस चीज से? तो लग्जरीज एंड प्लेजर से, कि हमें अपने जीवन को आनंद से, विलासिता से नहीं गुजारना है, उस पर कंट्रोल करना है, उस पर नियंत्रण रखना है। आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords वर inferior टू द swords ऑफ। हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो बादशाह हैं और उनकी तलवारें हैं, वो इंफीरियर हैं, वो तुच्छ हैं। किसके तलवारों के सामने में? तो एथिक्स के। एथिक्स का मतलब है भाई नैतिकता की तलवार के सामने ये राजाओं के तलवार की कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है जो हमेशा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। हम खतरे में हैं किस चीज के? बार्टर करने के। बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करना, कि भाई हम लोग हमेशा की जो खुशी है उसका समझौता करने जा रहे हैं। किस चीज से? मोमेंट्री प्लेजर, पल भर की खुशी से। मतलब पल भर की खुशी के चलते हम लोग हमेशा की खुशी को छोड़ रहे हैं। हम लोग इन मशीनों की खुशियों में हैं, हमने हाथ पैर का इस्तेमाल बंद कर दिया है, हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसा मतलब हुआ उसका। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं वो बड़े प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। कहाँ के लेखकों से? तो ग्रीक और रोम के लेखकों से। ग्रीक का मतलब है ग्रीस, यूनान के। अच्छा, माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, जितना ये पाता है उतना ही ये वांट, उतना ही और चाहता है। एबव अ सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल के बाद जो फिजिकल हार्मोनी है ना, वो हिंड्रेंस हो जाती है, वो बाधा हो जाती है। अगर आपको दैहिक सुख मिल रहा है, शारीरिक सुख मिल रहा है, अब जैसे मान लिया कि आप कमरे में एक एसी लगा है, आप 4 एसी लगा लो, क्या होगा? आप फ्रीज हो जाओगे, जम जाओगे, आप हैमरेज हो जाएगा, ठंडी लकवा मार देगा आपको। तो यही है कि भाई सुख का एक लेवल है। अब मान लिया आजकल देखा है कि वो क्या बोलते हैं, कपड़े धोने की मशीन तो है ही, अब लोग घरों में बर्तन धोने की भी मशीन खरीद रहे हैं, है ना? तो कुछ दिनों के बाद नहाने के लिए भी कोई मशीन आ जाएगी कि आप अपने हाथ को मत मलो बडी पे, वो मशीन ही सारा काम कर देगी। तो इस लेवल का जो मतलब लग्जरी होगा ना, वो इंसान को काहिल बना देगा, सुस्त बना देगा। आगे चलो। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, वो रुकावट बन जाती है।
एक सर्टेन लेवल के बाद जो आप सुख चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो? मोटो का मतलब होता है उद्देश्य। पश्चिमी दार्शनिक का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो वो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। कौन सी सभ्यता है जिसको दुनिया में नहीं मात दिया जा सकता? तो वो इंडियन सिविलाइजेशन है। मॉडर्न सिविलाइजेशन वो किस चीज पे बेस्ड है? तो वो मटेरियलिज्म पे, वो वस्तुओं की पूजा है। मशीनरी हमें गुलाम बनाती है और रिजल्ट के तौर पर हम क्या खो देते हैं? अपना मोरल फाइबर खो देते हैं, अपना अपना जो है वो चरित्र खो देते हैं। वी लूज आवर मोरल फाइबर, डी होगा इसका। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से। जी, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? तो होम रूल एंजॉय किया उन्होंने। कौन है जो प्राचीन मिस्र के रूलर है? तो फेरोज। अब देखो कब पूछा गया, लिखा हुआ है 18 के साइंस कॉमर्स वाले को, 18 के आर्ट्स वाले को ये पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लो। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है रीन फॉर इंडिया, भारत के लिए बर्बादी। अच्छा, ये वाली लाइन कहाँ से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। लाइन क्या है? आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। ये 19 के साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया। फिर 19 के आर्ट्स में, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉन्ट, ये भी इसी चैप्टर से। हमारे पूर्वजों ने मशीन आविष्कार नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो जानते थे हम गुलाम बन जाएंगे। 19 और 20 दोनों के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया। अच्छा, 20 में साइंस में और 21 में आर्ट्स में पूछा गया। क्या? कि हमारे पूर्वज थे जो सेटिस्फाइड थे ट्रू होम रूल। फिर 20 के आर्ट्स में, गांधी जी एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। कब? 30 जनवरी 1948 को। ये 2020 के आर्ट्स में बोर्ड ने पूछा है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, ये पहली ही लाइन है इस चैप्टर की। इस चैप्टर ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 2020 के आर्ट्स में। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, 21 के साइंस एंड कॉमर्स में। 21 के साइंस एंड कॉमर्स में एक और क्वेश्चन है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन। ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से कब है? 21 के साइंस एंड कॉमर्स। द मोर वी इंडल्ज इन आर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम, ये लाइन बीच की ध्यान देना है। हर एक चैप्टर से कई 8-10 ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। इस पे हम अलग से एक सेशन लेंगे कि किस चैप्टर की कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, और उस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा पूरे चैप्टर को याद तो नहीं कर सकता है लाइन बाय लाइन, ये तो मुझे पता है। द मोर वी इंडल्ज इन आर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, ये इसी चैप्टर से 21 के आर्ट्स में। ये भी लाइन पूछा गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की लाइन है 22 के साइंस एंड कॉमर्स में। लाइन क्या है? ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, 22 के आर्ट्स में। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, 23 के साइंस एंड कॉमर्स। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, परफेक्शन। भारत की ग्लोरी है कि ये इमूवेबल है, ये अटल है। आप लोगों को एक जानकारी देनी थी कि मैंने साइंस और आर्ट्स भी अब शुरू कर दिया है, और साइंस और आर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करिए, ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी। रोजाना शाम में लाइव क्लास दोनों चैनल पे होती है, और स्पेसिफिक चैनल है उस पे उसी सब्जेक्ट की सिर्फ पढ़ाई होती है, साइंस पे साइंस की, आर्ट्स पे आर्ट्स की। और हम पूरे साइंस का 1 साल का कोर्स लाइव क्लास के साथ सिर्फ 999 में दे रहे हैं। पूरे आर्ट्स का 1 साल का कोर्स सिर्फ 999 में दे रहे हैं लाइव क्लास के साथ। और किसी भी कोर्स से अगर आपको जुड़ना हो, ओके इंग्लिश एकेडमी के, चाहे लैंग्वेज के कोर्स से या साइंस के कोर्स से या आर्ट्स के कोर्स से, या कोई भी बुक लेनी हो, तो आपके पास ये 2 नंबर्स हैं। आप इन 2 नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वाकई ईमानदारी से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने में, इसके ऑब्जेक्टिव को कराने में अगर मेहनत किया है, तो आप सपोर्ट करें हमारा, मेरी वीडियो को शेयर करके, और इसको अलग अलग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को भेजिए, आप शेयर करिए, और हमारे कोर्स से ज़रूर जुड़िए। भी इसको ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से। ढेर सारा प्यार, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले दिन। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।